अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर इकरा रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल ओनली ऑन मीडिया फोकस चैनल। नाज़रीन, मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की ने आजकल के दौर में मुख्तलिफ किस्म की इंतहाई ख़तरनाक और बड़ी बीमारियों का इलाज भी मुमकिन और आसान बना दिया है। मेडिकल साइंस की एक फील्ड कार्डियोलॉजी, जिसमें एडवांसमेंट की वजह से आज हम दिल की बीमारियों को पहले से ही डिटेक्ट कर सकते हैं। सिम्टम जाहिर होने से पहले उस बीमारी का इलाज किया जाता है और फ्यूचर में उस बीमारी को प्रिवेंट किया जा सकता है। इन्हीं सारी चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सैयद नदीम हसन रिजवी साहब। चलिए आइए इनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक। सर, मुझे आपसे ये सवाल करना है कि कार्डियोलॉजी ने माशाल्लाह बहुत तरक्की कर दी है और आप माशाल्लाह से काफ़ी अरसे से इस फील्ड में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। लोगों के अक्सर जहन में सवाल आता है कि नॉन इन्वेजिव, इन्वेजिव और इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी, इन सब चीज़ों में क्या डिफरेंस है? देखें, एक है जनरल कार्डियोलॉजी जिसमें आप आफ्टर मेडिसिन की ट्रेनिंग के बाद आप एक जनरल कार्डियोलॉजिस्ट बनते हैं, जिसमें सब कुछ आपको ब्लड प्रेशर और उससे जो पेशेंट्स के एंजाइना हर चीज़ के बारे में, वेल्वुलर डिजीज़, बेसिकली कार्डियोलॉजी जो है वो आपकी 3-4 बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हार्ट के वेल्व्स का है, ब्लड प्रेशर है, सर्कुलेशन है, आपके हार्ट की मसल है, फिर उसके बाहर कुछ झल्लियाँ हैं। तो इस तरह की एक जनरल कार्डियोलॉजी इसको कहते हैं। फिर उसमें आपके हार्ट के अंदर फ़र्ज़ करें कि नर्व्स हैं। अब वो नर्व्स की जो प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रिकल सिस्टम की, उसके लिए एक फील्ड उन्होंने अलग कर दी जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। अच्छा, अब जो जनरल कार्डियोलॉजी में फिर चूंकि एडवांसमेंट्स इतनी होती रही और हर आदमी हर चीज़ नहीं कर सकता था, तो उन्होंने कहा कि चले जो एंजियोग्राफी करता है उसको, या कोई कैथेटर से अंदर चेक करके पेस मेकर चेक कर, कोई भी इस टाइप की चीज़ें जो टेम्परेरी लगा सकता है या प्रेशर में, उसको उन्होंने कह दिया ये इन्वेजिव कार्डियोलॉजी, चूँकि वो बॉडी के अंदर कोई चीज़ डालते हैं। तो अब आजकल नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव नहीं हुई, वो फिर एक जनरल कार्डियोलॉजी होगी, और अब फिर वो इन्वेजिव बढ़ के इंटरवेंशन होगी कि नॉट ओनली आप कोई ट्यूब डालते हैं या सुई लगाते हैं, अब आप अंदर कोई डिवाइस भी छोड़ देते हैं बॉडी के अंदर, या किसी वाल्व को ठीक कर देते हैं या उसको चेंज कर देते हैं। तो ये फिर इंटरवेंशन हो गई, यानी कि इसमें आपने दखल दिया बॉडी में, और नॉट ओनली सिर्फ चेक किया डायग्नोसिस के लिए, आपने उसमें इलाज भी कर दिया उसका। तो ये एक अलग सब स्पेशलिटी है जिसको इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, लोग इसको बेसिकली ज़्यादातर मिलाते हैं जो स्टेंट्स के साथ, जैसे है कि स्टेंटिंग, एंजियोप्लास्टी वगैरह, और इसमें एक वेल्व को खोलना बलून से, जिसको आप वेल्वोप्लास्टी कहते हैं। इसी तरह आजकल बहुत लेटेस्ट जो है वो पूरा वेल्व ही चेंज कर देते हैं, जिसको टैवी के द्वारा एओर्टिक वेल्व चेंज। तो ये इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी एक अलग स्पेशलिटी बन गई, और कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन वगैरह जो मेन रेगुलर या एजुकेशन बॉडी है, उसने भी 2016-18 के बाद से इसको एक अलग स्पेशलिटी दी। तो अब आपको कॉलेज देता है डिग्री या डिप्लोमा इन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी। अच्छा। सर, जैसे कि आपने एडवांसमेंट की बात की, तो पुराने वक्तों में सुनते थे कि जो डायबिटिक अफराद होते थे, उनको अगर दिल की शरियानों में ब्लॉकेज आ जाए तो अक्सर सुना जाता था कि उनमें स्टेंट लगाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो बंद हो जाता है। डायबिटिक अफराद की शरियानें इतनी बारीक होती हैं कि स्टेंट चलता नहीं उसमें ज़्यादा। तो अब कोई ऐसी नई एडवांसमेंट आई है, स्टेंट की क्वालिटी में कोई फ़र्क पड़ा है कि अब डायबिटिक अफराद को भी अब स्टेंट लगाया जा सकता है या उनको बाईपास ही करवाना देखिए, पड़ता है? डायबिटीज़ एक बेसिकली एक रिस्क फैक्टर है, और डायबिटिक लोगों की बीमारी ज़रा जल्दी हो जाती है कॉर्डिनेटली, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिथ है। छोटी शरियानें, पतली, वो तो बॉडी के आपकी जो फिजिक है उस पर डिपेंड करता है। डायबिटीज़ क्या करती है, वो बीमारी को एक तो एक्सेलरेट कर देती है और उसकी सिवेरिटी बढ़ा देती है, यानी एक तो जल्दी होने लगती और ज़्यादा होने लगती, इसके अलावा और कुछ नहीं। बल्कि इन्हीं लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होती है एंजियोप्लास्टीज की, और स्टेंट की साइजेस 2 मिलीमीटर से लेके 5 मिलीमीटर तक के 4 मिलीमीटर तक के स्टेंट्स अवेलेबल। तो ये पूरे स्टेंट्स हर शरिया, और बल्कि डायबिटिक्स ही में ज़्यादा, आपके 80% मेरे मरीज जिनकी मैं एंजियोप्लास्टी करता हूँ, 70 से 80% वो डायबिटिक होते हैं, और उनकी शरियानें वो जो छोटी नहीं होती, वो डिफ्यूजली डिजीज्ड होती हैं, तो पतली लगने लगती हैं। तो ये बहुत बड़ी मिथ्स हैं कि नहीं हो सकता, वो सब कुछ हो सकता है, बल्कि करने वाला सही हो, एक्सपर्ट हो और सही काउंसलिंग करें। तो ये गलत तरह से लोग कहते हैं कि जी डायबिटिक होए तो आपके, और स्टेंट्स की क्वालिटी है वो आपके, पहले उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वो
स्टेनलेस स्टील के थे और इस तरह के मटेरियल के थे जिनके ऊपर झल्ली आ जाती थी, तो वो आप लगाते थे तो 6 महीने में 10 में से 5 लोगों के वापस रुकावट आ जाती थी। तो उन्होंने अब टेक्नोलॉजी आ गई कि उस पे कोटिंग हो गई एक दवा की। वो दवा जो है वो आपकी वो झल्ली जो है जिसको कहते हैं अंदर इंस्टेंट वो लेयर जो आती है उसको कंट्रोल कर लेती है, ज़्यादा नहीं आने देती। तो अब वो जो 40-50% रुकावट आती थी 6 महीने में, अब वो 5 से 10% रह गई। तो अब 90% लोगों को स्टेंट लगता है तो वो हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं, प्रोवाइडेड कि उनकी ओरिजिनल बीमारी ना बढ़े। अब अगर ओरिजिनल बीमारी बढ़ गई तो 5-6 साल बाद कहीं नई जगह ब्लॉकेज आ जाएगी। तो अगेन ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है कि स्टेंट्स जो हैं वो, लेकिन यस क्वालिटी इंप्रूव होती जा रही है। स्टेंट्स जो हम लगाते हैं उनकी हर जगह पहुंच सकते हैं, उनकी साइजेस अब छोटे भी हो गए हैं कि आप छोटे डैमेज, तो ये यस अब आजकल हर पेशेंट की मेरे ख्याल से एंजियोप्लास्टी हो सकती है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सर पुराने वक्तों में सुना जाता था जैसे किसी मरीज को हार्ट अटैक आया है तो डॉक्टर बताते थे कि भाई मेजर हार्ट अटैक आया है जिसकी वजह से दिल का फंक्शन कम हो गया है। तो सुनने में आता था कि फलाने को अटैक हुआ था, डॉक्टर ने बताया दिल सिर्फ 20% काम कर रहा है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया अब आगे कुछ हो नहीं सकता। तो ऐसे मरीजों के लिए अब कोई नई एडवांसमेंट आई है या अभी भी आज भी देखिए पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 20% जो है ना ये बहुत कॉमन है कि वो कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, कि एक बीट में हार्ट की कितना ब्लड फेंक सकता है, वो उसकी एक इनडायरेक्ट है वे ऑफ सेइंग कि स्ट्रांग है। तो वैसे ही 50% नॉर्मल होता है कि अगर आपके चेम्बर में 100 ml ब्लड है तो हार्ट नॉर्मल हार्ट उसमें से जब पंप करेगा तो एक बीट में तकरीबन 50-60% फेंकेगा बॉडी में। तो अगर वो 20% इजेक्शन फ्रैक्शन है तो इसका मतलब है कि वो 50 से 20 हो गया, तो कितना फीसद कमजोर हुआ? 30%। तो लोग 10-15% इजेक्शन फ्रैक्शन पे भी काम नॉर्मल कर रहे होते, तो ये गलत एक कॉन्सेप्ट है कि 20% काम कर रहे हैं। और इन लोगों का आजकल इलाज बिल्कुल हो सकता है। इनके लिए आप दवाएं बहुत ज़बरदस्त हैं जो आप देते हैं लोड हार्ट पे कम करने के लिए। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो उनको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम करनी पड़ती हैं, फिर हार्ट के फंक्शन इंप्रूव हो जाते हैं अगर सही टाइम पे एंजियोप्लास्टी हो जाए। दवाएं बहुत अच्छी हैं और फिर और डिवाइसेस आ गई हैं जो इसमें, जैसे आप से पहले डिस्कस हुआ, CRTD वगैरह हैं जो उसकी टाइमिंग्स हार्ट के चेम्बर की कंट्रैक्शन की एसिंक्रोनस कर देती हैं, डिफरेंट टाइमिंग्स कर देती हैं, जिससे थोड़ा सा आपका इम्प्रूवमेंट हो जाता है। और फिर आखिर में तो ट्रांसप्लांट है कि अगर हार्ट ऐसा हो जाए बिल्कुल कि कुछ काम आदमी चल भी ना सके, बाथरूम भी ना जा सके, तो उसके लिए फिर वो नया हार्ट लगता है, प्रोवाइडेड के बाकी चीज़ें ठीक हो। सर आपको क्या लगता है पाकिस्तान में इस वक्त कार्डियोलॉजी ने कितना इम्प्रूव किया है? जिन टेक्नोलॉजीज़ की आप बात करें, CRTD हो गई और हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, क्या ये पाकिस्तान में अवेलेबल है? पाकिस्तान की आवाम इससे सब कुछ अवेलेबल है सिवाय हार्ट ट्रांसप्लांट के, और वो भी हो सकता है, कोई बड़ा मसला नहीं है हार्ट ट्रांसप्लांट की। हमने एक ज़माने में कोई फिजिबिलिटी, लोगों को डेड बॉडी से कोई ऑर्गन निकाल के देने में थोड़ा प्रॉब्लम है जो कैडेवर ट्रांसप्लांट है। इवन किडनीज आप देखें कि बहुत कम 5-6 लोग हैं जिन्होंने आज तक डेड के मरने के बाद दिया है, लेकिन हार्ट मेरा ख्याल है दे देंगे लोग। तो वो इसलिए कि उससे एक एसोसिएशन है कि उनका बच्चा या भाई या फादर जो है वो जिंदा है किसी और के, दिल धड़क रहा है किसी और का। तो आई थिंक कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि फ्यूचर में ये चीज़ें जो हैं, कोई ऐसी चीज़ और नहीं है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती जो बाहर हो रही है। जैसे कि सर एलवेट डिवाइसेस हैं, ये हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल है? पहले आई थी, हमने 3-4 NICVD में लगाए थे, उसके बाद फिर उसका एक ब्रिज था और एक होता है डेस्टिनेशन थेरेपी। वो टेक्निकल चीज़ें महंगी बहुत हैं, 1-2 करोड़ की आती हैं डिवाइसेस, तो वो फिर पैसों का मसला आ जाता है कि हाउ मच इज, कितना वर्थ है लाइफ बचाना। तो बट आई थिंक के अवेलेबल थी और हैं और कर सकते हैं, और ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। तो अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं। आजकल सर्जरी कम हो गई है, एंजियोप्लास्टीज बहुत हो रही है। अगर आप सही टाइम पे, मेन जो एम है वही कि प्रिवेंट हो, आगाही हो लोगों को कि आप उन चीज़ों की हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं कि आपको हार्ट अटैक ही ना हो, या शुगर आपकी कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, स्मोकिंग ना करें, कोलेस्ट्रॉल वगैरह हर चीज़ का कंट्रोल करें। तो फिर अगर यंग एज से आगाही होगी तो फिर शायद कम हो जाए ये डिजीज़। तो प्रिवेंशन हमेशा कहते हैं इज़ बेटर देन क्योर, लेकिन अगर किसी को हो गया है तो फिर हमारे पास सब फैसिलिटीज़ हैं। और ये सबसे बड़ा जो एडवांसमेंट है वो ये कि जो आपके हार्ट अटैक की पूरे सिंध में फ़ौरन फ्री में एंजियोप्लास्टी हो जाती है, चाहे कहीं भी जाओ आप। अब तो वो इंजेक्शन जो लगाते थे स्ट्रेप्टोकाइनेस का, वो तकरीबन ख़त्म ही हो गया है। तो हर जगह जहाँ आप सही टाइम पे, इतने हॉस्पिटल हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट के, ये आप करें तो वो फ़ौरन आपकी एंजियोप्लास्टी से हार्ट मसल बच जाती है।
सर लास्ट में एक सवाल आपसे करूंगी, हार्ट अटैक जो एक बहुत कॉमन टर्म है, ये इससे बचने के लिए आम इंसान जिनकी फैमिली में ये चीज़ पहले से है, दिल की बीमारियां या वो ओबीज है, जेनेटिक, उनको पता है कि हमारे साथ ही हो सकता है, तो वो लोग इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ देखिए, ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले तो ये कि बचपने से आप जो है जिसकी फैमिली में है तो 18-20 साल से ब्लॉकेज बननी शुरू होती है, तो ये शुड उसी एज से अपनी सेहत में, मैं चाहे 2 सीन 2 वाव कहता हूँ, सुकून हो, सोएं 8 घंटे, वर्जिश हफ्ते में 4-5 दिन करें और वजन कंट्रोल करें। ये 4 चीज़ें, 2 S's एंड 2 W's, स्ट्रेस, स्लीप, वर्कआउट एंड वेट। तो एक तो ये बचपने से करें। दूसरा आप ये करें कि अगर वो फिर भी आपकी फैमिली में यंग हो रहा है, आप सब कुछ ये कर रहे हैं, तो भी स्क्रीनिंग ज़रूर करें। स्क्रीनिंग का मतलब है कि आप अपने ब्लड टेस्ट वगैरह करा लें, मेक श्योर कि आपका कोई ब्लड के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बहुत ज़्यादा ना हो, शुगर ना हो। तीसरा आप ये कर सकते हैं कि टेस्ट कर सकते हैं आप हार्ट पे जोर डाल के, तो सिंपल टेस्ट हैं जैसे एक्सरसाइज टेस्ट वगैरह, और एक आजकल सीटी एंजियो आ गया। अगर बहुत ही सबको विदाउट वार्निंग हो रहे हैं और आप परेशान हैं, 30s में हैं, तो आपके लिए बेस्ट है कि रेदर देन परेशान हो और ये सब करें, आप एक जाके सीटी एंजियो करा लें। 10 मिनट का टेस्ट है, कॉर्नरी आर्टरीज अगर क्लियर हैं तो 99% लोगों को हार्ट अटैक होता है जो ब्लॉकेज की वजह से। 1% है जो और वजूहत है, 1 to 2%। तो 99 में आप आ जाएंगे, 99% आपको वो इत्मीनान हो जाएगा अगर सीटी क्लियर। और अगर उसमें कोई ब्लॉकेजेस हैं थोड़ी बहुत और अभी तक कोई आपको तकलीफ नहीं है, तो फिर आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, कार्डियोलॉजिस्ट को, और वो फिर आपको बताएगा कि ब्लड थिनर लेना है, नहीं लेना, कोलेस्ट्रॉल की गोली लेनी है, प्रेशर कितना कम करना है। तो ये कुछ ये तरीके हैं जिससे ये कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच डॉक्टर नदीम रिजवी साहब, हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लेके आए, अपने इतने बिजी स्केड्यूल से आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि जो डॉक्टर साहब ने हमें इतनी नई एडवांसमेंट्स के बारे में बताया है, ऑब्वियसली हमारे मुल्क के जैसे हालात का आपको पता है कि हमारे मुल्क की मईशत जो है वो डाउन होती जा रही है और फाइनेंशियल बर्डन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान में ये पॉसिबल है कि इतनी महंगी डिवाइसेस और इतना महंगा इलाज, जो कि सर ने बताया 1-2 करोड़ रुपए की डिवाइस होती है, यहाँ पे लगाई जा सकती है? पॉसिबल है कि नहीं इस इकोनॉमी के वक्त में? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और अगर किसी और टॉपिक पे बात करना चाह रहे हो तो स्क्रीन पे चल रही हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स से हमें राब्ता ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।